नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस टूल है। थियोरी पार्ट समझेंगे कैसे बनता है, कैसे डिराइव होता है। प्रैक्टिकल पार्ट समझेंगे कैसे ट्रेड करना है, सेटअप क्या होना चाहिए, बाय कहाँ पर करें, स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले थियोरी पार्ट समझ लेते हैं। बॉलिंजर बैंड एक ऐसा टेक्निकल एनालिसिस का टूल है जो कि एक मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करता है और उसके स्टैंडर्ड डिविएशन को निकालता है, जिससे आपको रेंज मिल जाती है जहां पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। जॉन बॉलिंजर ने इसे डेवलप किया था टू फाइंड आउट ओवर सोल्ड एंड ओवर बॉट सिग्नल्स। तो एक सिंपल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया जाता है। जरूरी नहीं है कि सिंपल ही यूज करना है, आप दूसरे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जॉन बॉलिंजर ने यह डेवलप किया है। उन्होंने सजेस्ट किया कि सिंपल मूविंग एवरेज यूज करना चाहिए, इसीलिए ज्यादातर आप जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वहां पर डिफॉल्ट में आपको सिंपल मूविंग एवरेज ही नजर आता है। तो एक सिंपल मूविंग एवरेज होगा और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला जाएगा, दोनों ही पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, और ये होता है 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस। तो आपको यहां पर ऊपर भी मिलता है और नीचे भी मिलता है। ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया, और जो बीच वाली लाइन है वो आपका 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज हो गया। ये भी आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन जिन्होंने डेवलप किया है उन्होंने सजेस्ट किया है कि 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज होना चाहिए और स्टैंडर्ड डिविएशन 2 होना चाहिए। इस हिसाब से आपको 3 लाइंस मिल जाती है जहां पर स्टॉक आपको जनरली ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। थियरी से ज़्यादा चार्ट पर समझ में आएगा। तो सबसे पहले स्टडीज़ को सिलेक्ट करना है, बॉलिंजर बैंड को सिलेक्ट करना है और जो डिफ़ॉल्ट है उसे ही सिलेक्ट करना है। फील्ड क्लोज ही रखना है, पीरियड 20 ही रखना है, स्टैंडर्ड डिविएशन 2 ही रखना है, मूविंग एवरेज का टाइप सिंपल ही रखना है। डन को सिलेक्ट करना है। 3 लाइन आपको चार्ट पर नज़र आती है, ऊपर वाली लाइन, बीच वाली लाइन और नीचे वाली लाइन। इसका सिंपल मतलब है ये बीच वाली लाइन और कुछ नहीं है, 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है। जिस प्रकार से स्टॉक प्राइस में मूवमेंट नज़र आता है उस प्रकार से मूविंग एवरेज बनता है, उसमें भी मूवमेंट होती हुई नजर आती है। तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला जाता है। पॉजिटिव स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने पर ये ऊपर वाली लाइन मिल जाती है और नेगेटिव स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने पर हमें ये नीचे वाली लाइन मिल जाती है। ये स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने से एक बड़ी रेंज मिलती है जिसके बीच में स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। तो बॉलिंजर बैंड का यही मतलब है, लेकिन मतलब जानने से तो पैसा नहीं बनने वाला, पैसा ट्रेड करने से बनने वाला है। तो कैसे करना है ट्रेड, ये भी जान लेते हैं। तो बॉलिंजर बैंड जब भी कोई सीखता है एक चीज़ वो ज़रूर सीखता है कि जब स्टॉक नीचे आता है तब खरीदना है, ऊपर जाता है बेच देना है, नीचे आता है खरीदना है, ऊपर जाता है बेच देना है। बहुत ही सिंपल है। मैंने भी शुरुआत में यही ट्रेड किया था, लेकिन जब ये ट्रेड करते गए कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की। सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की थी कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर स्टॉक ऊपर चला जाता है, ऊपर की लाइन को टच कर देता है तो वहाँ से करेक्शन आएगा ही आएगा। वहाँ से स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर भी जा सकता है, कंटिन्यूसली तेज़ी आपको दिखाई पड़ सकती है और सिमिलरली नीचे के साइड पर भी आपको दिखाई पड़ सकता है। दूसरी चीज जो मैंने नोटिस की थी कि ऐसा जब भी कोई मूवमेंट होता है तो फास्ट मूवमेंट होता है। जनरली अगर आप सपोर्ट पर बाय करेंगे, नीचे के प्राइस पर बाय करेंगे, ऊपर का वेट करेंगे तो उसमें टाइम ज्यादा लग सकता है, टारगेट आपका छोटा हो सकता है। लेकिन जब ये टाइप के मूवमेंट होते हैं तो वहां पर फास्ट मूवमेंट होता है और बड़े मूवमेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये ट्रेड करना मैंने बाद में ज्यादा पसंद किया। इसे कहा जाता है बॉलिंजर बैंड स्क्वीज। जब भी ऐसा कोई वन साइडेड मूव आपको नजर आता है तो उसके पहले बॉलिंजर बैंड एकदम से नैरो हो जाता है। पहले आप देख पाएंगे कितनी वाइड रेंज थी, लेकिन उसके बाद बॉलिंजर बैंड बहुत ही ज़्यादा नैरो होता हुआ नजर आया। तो जब ये ऐसा नैरो होता है तो उसे कहा जाता है स्क्वीज हो गया। यहाँ पर आप साइज देख पाएंगे बहुत ही छोटी होती हुई नजर आई है। उसके बाद जो मूवमेंट नजर आता है बहुत ही तेज मूवमेंट होता है, फास्ट मूवमेंट होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सिस्टम गलत है, उसे ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैं अपना व्यू रख रहा हूँ कि मुझे क्या ट्रेड करना ज़्यादा पसंद है। और ऐसा भी नहीं है कि मेरा कोई आविष्कार है, या आपको YouTube पर, गूगल पर मिल जाएगा, उसे आप सर्च भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि आप बॉलिंजर बैंड स्क्वीज का कैसे फायदा उठा सकते हैं, वहां पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं और इजीली जल्दी से रिटर्न्स आपको कैसे मिल सकते हैं। बॉलिंजर बैंड स्क्वीज का सिंपल मतलब है कि वॉलेटिलिटी कम हो रही है, स्टॉक में बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, जिसके कारण ऑफ कोर्स बॉलिंजर बैंड का जो रेंज है वो भी नैरो होता जा रहा है। तो बेसिकली स्टॉक फिलहाल कंसोलिडेशन में चल रहा है। तो अब जो भी मूवमेंट आएगा, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो, यानी कि ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो,
फास्ट मूवमेंट आपको नजर आ सकता है। तो इसे ट्रेड कैसे करना है, हमारी बाइंग कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन है ट्रेंड हमारा राइजिंग होना चाहिए। राइजिंग ट्रेंड होना जरूरी इसीलिए है क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में हम नीचे के साइड प्ले नहीं कर सकते। इंट्राडे में पॉसिबल है, एफएनओ में पॉसिबल है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में पहले आपको खरीदना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बेच सकते हैं। तो स्टॉक अगर ऊपर जाएगा तो ही आपको फायदा होने वाला है, तो ट्रेंड भी ऊपर जाना चाहिए। कंफर्म कैसे करेंगे? 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सहारा लेना है। अगर 50 डेज का ईएमए ऊपर जा रहा है तो पहला बाइंग कंडीशन फुलफिल हो चुका है। दूसरा कंडीशन है बॉलिंजर बैंड स्क्वीज होना चाहिए, उसकी रेंज नैरो होनी चाहिए। तो ये दूसरी कंडीशन है, लेकिन कितना नैरो होना चाहिए उसका कोई फिक्स नंबर भी होना चाहिए। तो बॉलिंजर बैंड बैंडविड्थ का सहारा ले सकते हैं। अगर ये 5 के नीचे चला जाता है तो हमारी तीसरी कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है। इसका मतलब मैं आपको समझा दूं, बॉलिंजर बैंड बैंडविड्थ अगर 5 है उसका सिंपल मतलब है कि अपर बैंड और लोअर बैंड के बीच में जो डिफरेंस है 5% का है। अगर 4 है तो 4% है, 6 है तो 6% है, ये सिंपल है। तो 5 के नीचे होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है, सेटअप क्या होना चाहिए, कब बाय करें कब स्टॉप लॉस करें, ये सब मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर मैं एक बार एग्जांपल दिखाता हूँ, उसके बाद चार्ट पर भी देखेंगे तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड स्क्वीज होता हुआ नजर आता है। हम यहाँ पर सोच लेते हैं कि 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है और हमारा बॉलिंजर बैंड का जो बैंडविड्थ है वो 5 से नीचे है। वो सारी कंडीशंस हमारी फुलफिल हो चुकी है। तो यहाँ पर जब ब्रेकआउट हो जाए ऊपर के साइड पे, उसका जो हाई होता है उसके अबव आपको बाय करना है। तकरीबन इस लेवल पे आपने सपोज बाय कर लिया। स्टॉप लॉस कहाँ पर रखेंगे? जो लास्ट दो कैंडल है उसका जो लोएस्ट लो है उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो यहां पर आपने स्टॉप लॉस रख दिया। अब टारगेट क्या होगा? ये जो डिफरेंस है उसका 2 टाइम्स आपको टारगेट लेना है। सपोज ये डिफरेंस 10 रुपए का है तो 20 रुपए का टारगेट है। ये सपोज 100 रुपए का लेवल है तो टारगेट क्या होगा? 120 रुपए का आपका टारगेट होने वाला है। ऑफकोर्स इतना बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा क्योंकि बॉलिंजर बैंड स्क्वीज में यहाँ पर रेंज बहुत ही छोटी हो जाती है, तो आपका स्टॉप लॉस कोई 10 रुपए नीचे नहीं होने वाला है। बस मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। तो अब चार्ट पर देख लेते हैं। HDFC बैंक का चार्ट है, आप देख पाएंगे 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है। बॉलिंजर बैंड भी 2.25 है, नैरो हो चुकी है, रेंज बहुत ही ज्यादा नैरो हो चुकी है। एक ब्रेकआउट देखने को मिला, इसका जो हाई दिखाई देता है वो 951 के आसपास का है। तो हम बाय कहां पर करेंगे? इसके ऊपर किया तकरीबन 952 के आसपास। स्टॉप लॉस कहां पर रखेंगे? लास्ट दो कैंडल यहां पर है, तो यहां पर जो स्टॉप लॉस दिखाई पड़ता है तकरीबन 925 के आसपास नजर आता है। तो राउंड फिगर ले लेते हैं, 925 हमारा स्टॉप लॉस है, 950 पर हमने बाय किया। टारगेट क्या होगा? टारगेट है डिफरेंस इंटू 2। डिफरेंस क्या है? 25 रुपीज का डिफरेंस है, तो टारगेट होगा 50 रुपीज का। तो 950 प्लस 50 1000 रुपीज। आप देख पाएंगे टारगेट हमें कुछ ही दिनों में रीच होता हुआ नजर आया है। नेक्स्ट है TCS का एग्जांपल। अब देख पाएंगे यहां पर भी 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है। बॉलिंजर बैंड भी 3.8 है, एक अच्छा ब्रेकआउट भी देखने को मिला। सपोज आपने बाद में बाय किया, बाय अबव द हाई, स्टॉप लॉस यहां पर रख दिया तकरीबन यहां पर, और बाद में जो डिफरेंस था उसका मल्टीप्लाई किया इंटू 2, टारगेट रीच होता हुआ नजर आया। अच्छी तेजी स्टॉक में आपको नजर आई। HDFC बैंक का एक और एग्जाम्पल है, तकरीबन यहां पर भी आपको ब्रेकआउट नजर आता है 600 रुपए के आसपास के प्राइस पर। बॉलिंजर बैंडविड्थ भी 4.22 है, लेकिन उसके बाद टारगेट रीच होने में बहुत टाइम लग गया, तकरीबन 1 से 1.5 महीना लग गया था। तो जनरली बॉलिंजर बैंड स्क्वीज में फास्ट मूवमेंट नजर आता है, इसीलिए हम इसे ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि फास्ट मूवमेंट हो रहा है, जल्दी हमारा टारगेट रीच हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि जल्दी टारगेट रीच ना हो, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले ले, 1 महीना ले ले, 2 महीना ले ले। तो इस सिचुएशन में आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। टारगेट का वेट कीजिए या स्टॉप लॉस का वेट कीजिए, दोनों को आपको कंसिस्टेंटली वहां पर फॉलो करते जाना है। एक एग्जाम्पल और मैंने लिया है मिंडा इंडस्ट्री का। ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि कई लोग यहाँ पर नहीं खरीदेंगे क्योंकि बॉलिंजर बैंडविड्थ 6.83 है, लेकिन बॉलिंजर बैंडविड्थ अगर एक बार 5 के नीचे चला जाता है स्क्वीज के टाइम पर और उसके बाद जब ब्रेकआउट होता है तब वो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आपको स्क्वीज देखने को मिला, तो आप चेक करेंगे चार्ट पर, तो इस लेवल के आसपास बॉलिंजर बैंडविड्थ तकरीबन 4.8 के आसपास का था।
तो हमारा जो कंडीशन है वो फुलफिल हो चुका था। अब यहाँ पर तेजी देखने को मिली, ये जो ब्रेकआउट हुआ है इसके वजह से ये जो बॉलिंजर बैंड का जो रेंज है वो भी आपको नैरो से वाइड होता हुआ नजर आया, जिसके कारण बैंड विड्थ भी 6.83 हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि खरीदना नहीं है, एक बार वो नीचे गया ब्रेकआउट कैंडल की वजह से अगर वो ऊपर चला जाता है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर सपोज हमने बाय कर लिया तकरीबन 365 के आसपास लेवल पर, अब देख पाएंगे अच्छी तेजी देखने को मिली, जल्दी स्टॉक टारगेट तक रीच होता हुआ नजर आया था। कई बार यहाँ पर 2-4 दिन अगर कंसोलिडेट हो भी जाता है तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, ट्रेडिंग में 1-2 दिन थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, उसके बाद आप देख पाएंगे अच्छी तेजी आपको दिखाई पड़ती है। HDFC बैंक का मैंने एक और एग्जांपल लिया, यहाँ पर भी आप देख पाएंगे 5.45 का बॉलिंजर बैंडविड्थ था, लेकिन ये भी किसके कारण है, ब्रेकआउट की वजह से। अब देख पाएंगे रेंज थोड़ी सी वाइड होती हुई नजर आई है, तो यहाँ पर आप खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज आपने 1175 के आसपास 1180 के आसपास खरीद लिया, तो इसके बाद आप देख पाएंगे टारगेट रीच नहीं हुआ है, टारगेट की जगह पर स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर आया। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार आपको प्रॉफिट ही होगा, स्टॉप लॉस हिट होने ही वाले हैं। कौन सी भी सिस्टम आप फॉलो कर लीजिए, आपको कभी ना कभी स्टॉप लॉस फॉलो करना ही पड़ेगा, लॉस होने ही वाला है। HDFC बैंक का एक और एग्जांपल है, सारी कंडीशंस हमारी फुलफिल होती है, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद भी आप देख पाएंगे 2-3 दिनों में वापस इतनी गिरावट देखने को मिली, वापस आपका स्टॉक नीचे आ गया और यहां पर जो स्टॉप लॉस था वो हिट होता हुआ नजर आया। तो स्टॉप लॉस भी फॉलो करना पड़ेगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। हर एक ट्रेड में आपको कभी प्रॉफिट नहीं होने वाला है, कुछ ट्रेड ऐसे होंगे ही होंगे जहां पर स्टॉप लॉस होने वाला है, लेकिन ओवरऑल आपको प्रॉफिट हो सकता है, ऐसे आप सिस्टम फॉलो कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।